हेलो, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके इस चैनल पर एमए थर्ड पेपर लाइफ इज पॉइंट डेवलपमेंट की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अगली कक्षा को एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि एक बालक के विकास पर दो ही चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है, या तो वो वंशानुक्रम पर आधारित होता है और या तो वह वातावरण से संबंधित होता है। 50% वंशानुक्रम उसके विकास को प्रभावित करता है और 50% उसका वातावरण उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो अब आज इस क्लास में हम देखेंगे कि विकास पर वातावरण किस प्रकार से प्रभावी है और वह एक बच्चे के विकास में कैसे अपना रोल अदा करता है। कल भी मैंने कुछ पॉइंट्स पर आप लोगों से बात की थी, जैसे घर के वातावरण पर, विद्यालय के वातावरण पर और पास पड़ोस पर। इन 3 पॉइंट्स पर हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी। अब मैं आगे प्राकृतिक पर्यावरण का बालक के विकास पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है यह डिस्कस करूंगी। देखिए, एक बच्चा किस प्रकार से अपने जीवन में गुणवत्ता को प्राप्त करेगा, यह उसके जन्म के प्राकृतिक स्थान पर भी बहुत महत्व देने वाली बात है। अब जैसे जो बच्चा पहाड़ी क्षेत्र में या फिर ऐसे क्षेत्र में जिसका जन्म हो गया जहां पर संसाधनों की कमी है, तो उसके विकास में वो चीजें उसको कहाँ से मिलेंगी। अब बच्चा जो कश्मीर में है या जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहा है जहाँ पर संसाधन सीमित हैं, तो उसे वह सुविधा वहाँ पर तो नहीं मिल सकती। उसके लिए उसे उस स्थान को छोड़ करके दूसरे साधन संपन्न स्थान पर जाना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए कि कश्मीर में है या फिर मणिपुर की तरफ है, दार्जिलिंग क्षेत्र में है या ऐसे क्षेत्रों पर है जहां पर संसाधनों की कमी है, तो उसके विकास में और जो बच्चा हमारी राजधानी में दिल्ली में रह रहा है उसके विकास में अंतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में उसे शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित उसकी आवश्यकताएं जितनी भी हैं उन सब की पूर्ति उसे आसानी से कम श्रम के द्वारा, कम मेहनत के द्वारा हो जा रही है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जा रही है। लेकिन वही चीज अगर किसी ऐसे स्थान पर वह बच्चा जन्म ले लिया जहाँ पर उसे बहुत दूर दूर तक जाने पर भी उसकी छोटी मोटी भोजन की, पानी की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, तो उसके विकास की तो बात ही हम नहीं कर सकते। अब जैसे पहले क्या था या अभी भी है, राजस्थान में, गुजरात में जो आपका रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर आप देखिए तो आज भी जो है लोग पानी भरने के लिए मीलों लंबी दूरी को पैदल तय करते हैं और तब कहीं जा कर के उनको एक मटका पानी नसीब होता है। जिस घर में एक बच्चे को पानी पीने के लिए 2 मील 2 कोस तक की दूरी को जाकर के पूरा करके और तब पानी मिल रहा है, तो वो बच्चा पहले अपने घर की बेसिक नीड को पूरा करने में अपने परिवार की मदद करेगा कि वो तुरंत ख्वाब देखने लगेगा कि हमको तुरंत कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल मिल जाए या फिर हमारे लिए एकदम सब कुछ साधन संपन्न व्यवस्था मिल जाए और हम उस पर ही अपने विकास को आगे की तरफ उन्मुख करें। ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए जो प्राकृतिक परिवेश होता है वह व्यक्ति के जीवन में, उसके विकास में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे स्थान पर भी होते हुए भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हो जाता है और वैसे भी उसका विकास जो है रुक जाता है या बाधित हो जाता है। अब जैसे बाढ़ आ जा रही है, उत्तराखंड में देख लीजिए, अभी जल्दी ही बाढ़ आई, कितना मकान ढह गए, कितनी लैंडस्लाइड हुई, कहाँ कहाँ आप देखिए कि प्राकृतिक प्रकोप झेलने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा या हम देखते आ रहे हैं कि जो जितना विकास
समतल क्षेत्र पर या साधन संपन्न क्षेत्र में व्यक्तियों का होता है, उतना अधिक विकास पर्वतीय क्षेत्रों पर या कठिन प्राकृतिक जो पर्यावरण है वहां के लोगों का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। वहां के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं से ही समायोजन करते रह जाते हैं, बाकी चीजों को वो लोग प्राप्त करने के बारे में सोचे इसका उनके पास समय ही नहीं रहता है। तो जो भी सुविधा और जो साधन सामान्य क्षेत्र में लोगों को मिलती है, उन लोगों को उसका लाभ उठा करके आगे बढ़ना चाहिए, और जिनके पास सुविधाएं नहीं है उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए, तभी हम एक सामाजिक प्राणी का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार से एक बालक के विकास को सहायता भी करता है और बाधित भी करता है। अगर क्षेत्र अच्छा है, समतल है, वहाँ पर सुख सुविधाएं डेवलप हो चुकी हैं तो उसको लाभ मिलेगा, और अगर नहीं है या फिर अच्छे संसाधन होने के बावजूद प्राकृतिक आपदा में उसका नुकसान हो गया तो वैसी स्थिति में व्यक्ति के विकास में बाधा पहुंचती है। तो अब हम बात करेंगे संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है? कई बार हम इसमें विभेद ही नहीं कर पाते हैं। हमें ये लगता है कि संस्कृति और सभ्यता ये दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन नहीं, संस्कृति अलग है और सभ्यता अलग है। संस्कृति का अर्थ वह होता है जो हमें रीति रिवाज, मान्यताएं, विचार, शिष्टाचार के रूप में अपने पूर्वजों से प्राप्त है। जैसे हमारे त्योहार हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारी पूजा पद्धतियां हैं, हमारे दर्शन हैं, ये सब हमें अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त हैं, तो ये हमारी संस्कृति में आ जाते हैं। हमारा पहनावा हुआ, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमें संस्कृति से प्राप्त है। लेकिन सभ्यता का अर्थ होता है कि हमारे जीवन काल में जो सुख सुविधा, हमारे समय, हमारे श्रम, हमारे धन, इन सभी के समायोजन और बचत के द्वारा जब हमें एक अच्छी सुविधा मिलती है, एक अच्छी व्यवस्था मिलती है, तो वही हमारी सभ्यता कही जाती है। अब जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर हम मोहनजोदारो और हड़प्पा को संस्कृति नहीं कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह उस समय वहाँ का रहन सहन, सड़क योजना, घर निर्माण, या जो वहाँ के नगर की योजना जो है, जो आज के नगरों को भी जो है अगर देखा जाए तो उस समय, इतने पुराने समय में जाकर के भी वैसी संरचना की गई थी, वैसे घरों का निर्माण किया गया था। नाली, कुएं, अनाज संग्रह, भंडार गृह, ये सारी चीजें जो है वो जो की गई थी, किस नाम से जानी जाती है? सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब आज क्या है, ये 21वीं सदी की सभ्यता क्या है? ये इंटरनेट बेस्ड है। यहाँ पर इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशंस, ये सारी ये हमारी सभ्यता हो गई। पुराने समय में जो जांता चक्की का प्रयोग करके और भोजन खाया जाता था, सावा, कोदो, या फिर बैलगाड़ी, या फिर पगडंडियां, खेतों में वो बैल से जुताई करना, ये पुरानी सभ्यता है। हैंडपंप, नलकूप से पानी खींचना, ये सब पुरानी सभ्यता की चीजें हो गई। सभ्यता समय के साथ बदलती रहती है और संस्कृति समय के साथ साथ एक बार फिर से पुनर्जीवित होती रहती है। ये दोनों में अंतर है। हाँ, उसके संस्कृति का रूप परिवर्तित होता है, इसमें रूढ़ियों को धीरे धीरे हटा दिया जाता है, और जो परंपराएं हैं उनको हम नए सिरे से एक नए दृष्टिकोण को लेकर के, पुराने विचारों को भी उनमें सम्मिलित करके हम उनको क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहते हैं। दिवाली भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन से प्रारंभ है और अभी भी हम चल रहे हैं। होली प्रहलाद के बचने से ही हम मना रहे हैं और आज तक हम मना रहे हैं। ईद, क्रिसमस, ये सब कुछ, ये हमें क्या मिला है? हमें ट्रेडिशन से मिला है, हमें अपनी परंपरा से मिला है। ये हमारा कल्चर है। हमारा साड़ी का पहनना, हमारे सूट का पहनना, ये सब क्या है? हमारा कल्चर है। धोती कुर्ता, भारतीय कल्चर की बात मैं कर रही हूँ, मैं विदेशों की बात नहीं कर रही। विदेशों की भी अपनी अपनी अलग अलग समय की, टाइम फेज की अलग अलग सभ्यता रही है। प्रत्येक स्थान की सभ्यता वो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है।
क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आते हैं कि आखिर संस्कृति और सभ्यता का व्यक्ति के विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है। विकास पर प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति कहती है कि हमें अपने जीवन को नियम से चलाना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखने के लिए हमें अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहिए, अपनी जो रीति रिवाज हमारे हैं, जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे शिष्टाचार हैं, ये सभी एक व्यक्ति के अंदर जब समाहित होते हैं तो उस व्यक्ति का एक अच्छा विकास होता है, उसके दिमाग में अच्छी सोच आती है, उसका दर्शन अच्छा बनता है, वैचारिक भिन्नता जो है वो गुणवत्ता की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन जब ये सब चीजें आ जाती हैं तो ही एक व्यक्ति, एक बालक के विकास को संपूर्ण माना जाता है। अब बात सभ्यता की करें तो सभ्यता हमारे विकास में कंधे से कंधा मिला करके चलती है। अब हमारा विकास इतनी तेजी के साथ कैसे हो रहा है? अब उदाहरण के तौर पर आप अपने को ही देख लीजिए। एक समय था जब आपको पढ़ने के लिए विद्यालय पहुंचकर कक्षाओं में सुबह से लेकर शाम तक समय बिताना पड़ता था, तब जाकर के आपको थोड़ी जो जानकारी प्राप्त होती थी वो आपके जीवन में आपकी हेल्प करती थी। लेकिन अभी क्या है? अभी ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारी सभ्यता है कि इंटरनेट, फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब के जरिए हम क्या कर रहे हैं? हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप का डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि संस्कृति और सभ्यता ये दोनों ही बालक के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज की जो भी व्यवस्था है, एक समाज किस प्रकार का है? रूढ़ियों को मानने वाला है। समाज में किस प्रकार के नियंत्रण लागू हैं, वहां पर जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है, मतलब समाज में लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार रह रहे हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं नहीं करते हैं, क्षेत्रगत आधार पर लोगों को स्वतंत्रता है या नहीं है, ये सारी चीजें ये समाज की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए कि अभी कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा ही मान लीजिए आगे, तो अगर वहां पर समाज की जो व्यवस्था है वो मिलजुल करके उस आपदा से निपटने की है, एक दूसरे से मदद करने की है, तो सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे समाज की आजकल की शहरों की व्यवस्था है कि हम अपने पड़ोसी के बारे में ही नहीं जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, क्या करता है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, वगैरह वगैरह। तो सामाजिक समरसता का जो भाव है ना, वो सब विलुप्त होता चला जा रहा है। एक दूसरे से जो मेल जोल रखने का भाव है, ये धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। हम अपनी ही दुनिया में या अपने फोन में इतने गुम हैं कि अपने अगल बगल में क्या हो रहा है ये भी हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा समाज किस प्रकार का है, रूढ़ियों को मानने वाला है, कैसी परंपराओं को मानता है। और इसमें एक छोटा सा और उदाहरण मुझे याद आया है कि जैसे अगर आपका समाज जहाँ पर आप रहते हैं, आपका क्षेत्र अगर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला है, तो वो आपको एजुकेशन के लिए भेज रहा है, आपका आगे बढ़ने में सहयोग कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये आपके समाज की व्यवस्था हो गई। लेकिन वहीं पर अगर आपका समाज रूढ़ियों को मानने वाला है, महिलाओं को पर्दे में रखने वाला है, लड़कियों को घर से बाहर न जाने देने वाला है, उन पर विश्वास न करने वाला है, तो आप चाह करके भी अपना विश्वास, अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके डेवलपमेंट के लिए आपकी सोसाइटी का नई सोच धारण करने वाला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा समाज होगा, जैसा आपका समाज है, समाज का मतलब क्या? आपका आसपास, पड़ोस, गांव, मोहल्ला, कस्बा, ये आपका समाज है। वो जैसा है और आप अपने आप को उनके बीच में रह करके जैसा बना रहे हैं, यही आपके डेवलपमेंट को एक नई दिशा देगा। अगला पॉइंट, शिक्षा एवं जागरूकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप या कोई भी बच्चा एक परिवार में जन्म ले रहा है और उसका परिवार शिक्षित नहीं है, उसके विकास के लिए जागरूक नहीं है, तो उसके परिवार का जो वातावरण है ना,
वो उसके लिए घुटन भरा हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं, घुटन तो नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय तक उसे उस बात का एहसास ही नहीं है कि विकास होता क्या है। बच्चा तो अबोध है, उसे तो जानकारी ही नहीं है, तो वो घुटेगा कैसे। बात यह है कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, लेकिन परिवार के लोग जागरूक हैं, उसको शिक्षा देना चाहते हैं, उसका अच्छा विकास करना चाहते हैं, उसको रोज नए नए स्किल्स में डेवलप करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में सफल देखना चाहते हैं। तो बच्चे के शिक्षित होने से पहले उसके परिवार का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उसके पारिवारिक वातावरण का शिक्षाप्रद होना बहुत जरूरी है, और अपने बच्चे के लिए विकास के जो बिंदु हैं उनके लिए परिवार का जागरूक होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक बच्चे के विकास के लिए उसके शरीर का विकसित होना। सिर्फ शरीर विकसित हो जाने से व्यक्ति का जीवन विकसित नहीं हो जाता है। एक व्यक्ति को सफल सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में जब विकास की पूर्णता मिलती है तो ही हम उसे सफलता की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा हमारे समाज का एक मानदंड है, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि एक व्यक्ति जब समाज में एक अच्छा ओहदा, एक अच्छा आर्थिक स्तर, एक अच्छा व्यवहार, ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है तो समाज में उसकी पहचान अलग हो जाती है, और यही इसके कंप्लीट डेवलपमेंट को शो करता है। अब देखेंगे हम आगे कि एक बालक के विकास में उसका वंशानुक्रम किस तरीके से हेल्प करता है। 50% भूमिका तो आपका वातावरण निभा लेता है, 50% तो आपका वातावरण निभा लेता है। अब बचा हुआ जो 50% डेवलपमेंट है यह वंशानुक्रम निभाता है, और जिसको हम अभी देख रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वातावरण एक व्यक्ति के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उससे संबंधित बिंदुओं को हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से पर्यावरण 50% ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, वैसे ही वंशानुक्रम भी एक बालक के विकास को 50% इफेक्ट करता है। इन सब बातों को समझने से पहले हम कुछ विचारकों के विषय में बात कर लेते हैं कि कुछ विचारकों ने अपने विचार दे करके हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। अब जैसे वुडवर्थ और वाटसन, मैकाइवर एवं पेज, इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। इन लोगों ने वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से संबंधित व्यक्ति के विकास के बारे में क्या कहा है। वाटसन ने कहा कि कोई मुझे एक नवजात शिशु दे दे और मैं उसे जो चाहूं वो बना सकता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि एक बच्चे के विकास पर वातावरण का जो प्रभाव है वो भी उतना ही पड़ता है जिस तरीके से वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम से एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा, जिसने वंशानुक्रम ने अपना प्रभाव दिखाया कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म मिला। अब उस नवजात शिशु को जैसे पर्यावरण में रखा जाएगा, जैसे पर्यावरण में डाला जाएगा, उसका विकास भी वैसा ही होगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि अगर एक संपन्न, सुविधा संपन्न, शिक्षित परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके विकास में और एक अभावग्रस्त मलिन बस्तियों में जन्म लेने वाले बच्चे के विकास में पूरा अंतर दिखाई देता है। जबकि दोनों अपने माता के गर्भ से स्वस्थ बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर भी पर्यावरण उनके विकास को पूरी तरीके से इफेक्ट करता है। वहीं मैकाइवर एवं पेज ने यह कहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही एक व्यक्ति के विकास के लिए पूरक हैं, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। ना तो एक को छोड़ा जा सकता है, ठीक है, ना तो ये कहा जा सकता है कि वंशानुक्रम ही अकेले बालक का विकास करेगा, और ना ही यह कहा जा सकता है कि अकेले वातावरण ही एक बच्चे का विकास कर सकता है। ये दोनों ही एक साथ मिलकर के एक दूसरे को पूरा करके एक स्वस्थ एवं संपन्न मानव विकास को पूरा कर पाते हैं।
तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक बालक के विकास के लिए वाटसन ने कहा कि वो कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा, या हम देख भी सकते हैं कि एक बच्चे को जैसे पर्यावरण में रखा जाता है उसका विकास भी उसी अनुसार होता है। वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही बालक के विकास को पूरी तरीके से प्रभावित भी करते हैं। जबकि वुडवर्थ ने इस संबंध में यह कहा है कि एक बालक जन्म लेने के बाद जितना वंशानुक्रम के द्वारा और जितना वातावरण के द्वारा विकसित होता है, इन दोनों को जोड़ना संभव नहीं है, बल्कि ये दोनों ही जो हैं गुणात्मक स्वरूप में एक बालक को विकसित करते हैं। ठीक है, ये गुणात्मक परिणाम प्राप्त होता है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने एक बात और कही है कि आप बालक को जैसे पर्यावरण में रख देते हो, बालक का विकास भी वैसा ही हो जाता है। अब जैसे देख लीजिए, आप अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसकी जो बोली है, जो भाषा शैली है, जो पहनावा है, वह उसका भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग होगा। वहीं अगर आप देखिए कि किसी बच्चे का जन्म अगर यूरोपियन कंट्रीज में है तो उसकी जो भाषा, बोली या उसका जो रहन सहन है, वो सब कुछ वो उनके देश के अनुरूप होगा। मतलब बच्चा जो स्वस्थ रूप से माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो तो शारीरिक बनावट, शारीरिक जो आंतरिक व्यवस्था है वह क्या है, वह वंशानुक्रम पर डिपेंड हो गई। और उसके बाद जब वातावरण उसको अच्छा प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में एक बालक का पूरा डेवलपमेंट संपूर्ण हो जाता है। एक बात और वुडवर्थ ने कही थी, उनके कहे अनुसार कोई भी बच्चा हो, वो अगर जैसे मान लीजिए कि उनके कहे कथनानुसार अगर दो माता के गर्भ से बच्चे जन्म ले रहे हैं और उनको एक पर्यावरण में रखा गया है, तो ये संभव नहीं है कि एक बच्चे के लक्षण दूसरे में घुस जाएंगे और दूसरे के पहले में घुस जाएंगे, नहीं, बल्कि वो दोनों ही अपने अपने गुणों को चरम स्तर तक ले जाकर के विकसित स्वरूप को प्रदर्शित करेंगे।